नमस्कार, मैं रवीश कुमार। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, कोई सबूत नहीं। इस फैसले की खबर सुनते ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया रोने लगे। कोई सबूत नहीं मिला। केजरीवाल, सिसोदिया सहित 23 लोगों को स्पेशल कोर्ट ने बरी किया है। राउज एवेन्यू के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि सीबीआई की चार्जशीट हजारों पन्नों की है, उसमें ऐसे कई गैप हैं जो किसी भी गवाही या बयान से समझाए ही नहीं जा सकते। अदालत ने कहा कि सीबीआई मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया केस भी नहीं बना पाई। केजरीवाल को बिना किसी स्पष्ट सबूत के फंसाया गया, यह कोर्ट ने कहा। चार्जशीट में भ्रमित करने वाले आरोप हैं। राउज एवेन्यू अदालत के जज कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया केस भी सीबीआई पेश नहीं कर पाई और केजरीवाल को फंसाया गया। कोर्ट ने कहा इस केस में ट्रायल तक शुरू नहीं की जा सकती है। मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को डिस्चार्ज करते हुए जज ने कहा कि वो हैरान हैं कि इन्हें मुख्य आरोपी कैसे बनाया गया जबकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के अलावा 23 लोगों को इस मामले में डिस्चार्ज किया गया है। इसका मतलब इस स्तर का फर्जी केस और फर्जी डिबेट इस देश में खड़ा किया गया और उसे मजबूर किया गया कि सत्ता के रचे इस तमाशे को चुपचाप देखता रहे। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहां हिलाओ मत भाई। हो गया सर, हिलाओ मत भाई। संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। यहां तक कि स्पेशल जज ने इस केस से जुड़े सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं ताकि सिद्धांतों में, संविधान की व्यवस्थाओं में लोगों का यकीन बना रहे। अगर आप इस पूरे केस के इतिहास को देखेंगे, कैसे हर स्तर पर जमानत का विरोध किया गया, जमानत पर रोक लगी, तो केवल केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां ही नहीं, हमारी न्यायिक व्यवस्था भी कटघरे में खड़ी हो जाती है। क्या न्यायिक व्यवस्था को कभी नहीं लगा किसी भी स्तर पर कि इस केस का आधार निहायत ही कमजोर है? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जेल में डालने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं लगा होगा, लगा होगा। इसके बाद भी एजेंसियां इस मामले में बेलगाम होकर अपना खेल खेलती रहीं। आज केजरीवाल और सिसोदिया बरी नहीं हुए, बल्कि भारत की न्याय व्यवस्था और जांच व्यवस्था कटघरे में खड़ी हो गई है। फिर किस आधार पर इसके छापों पर जनता यकीन करेगी? यह शराब घोटाला सरकार ने नहीं, बल्कि मोदी सरकार की एजेंसियां सत्ता के नशे में बिना सबूत के घोटाला कर रही थीं और देश देख रहा था। अब आप एक सवाल पूछिए, क्या ममता बनर्जी को भी इसी तरह के फर्जी आरोपों और छापों के आगे नतमस्तक होकर इस्तीफा दे देना चाहिए और जेल चले जाना चाहिए था? क्या राजनीति की एक समझ यह नहीं कहती कि ममता बनर्जी ने ठीक किया, छापे के बीच चली गई और पार्टी का दस्तावेज लेकर आ गई? इन जांच एजेंसियों की क्या विश्वसनीयता है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी गई, 2 राजनीतिक दलों को तोड़ दिया गया। इन सब के पीछे एजेंसियों के केस और जांच के डर ने बड़ा रोल प्ले किया और अदालतें देखती रहीं। उनकी तरफ से होने वाली देरी सरकार की एजेंसियों के मनोबल को बढ़ाती रही।
कानून की प्रक्रिया का सम्मान तब लागू होता है जब कानून का पालन कराने वाले निष्पक्षता से काम करें। अगर इसका दुरुपयोग होगा तब ममता बनर्जी ने जो किया उसे सही ही माना जाएगा। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाना पड़ा, वहीं से सरकार चलाई। क्या इसलिए इन्हें जेल भेजा गया ताकि 2024 का लोकसभा का चुनाव जीता जा सके? यह गिरफ्तारी उसी चुनावी फ्रॉड का हिस्सा लगती है जिसके बारे में राहुल गांधी आए दिन आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता ले ली गई, कितना फर्जी मामला निकला, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक राहत नहीं मिली, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यता बहाल की। जब इस देश में जांच एजेंसियों की यही विश्वसनीयता है तो विपक्ष का मुख्यमंत्री कब तक इस्तीफा देकर जेल जाता रहेगा? और अंत में कुछ निकले बिना ठीक चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को घेर लिया गया, उन्हें इस्तीफा देकर जेल जाना पड़ा। विरोधी दलों को डराने के लिए सरकार की तमाम एजेंसियों को खत्म कर दिया गया और सवाल पूछने वालों से बचने के लिए इस आजाद देश के मीडिया को गुलाम बना दिया गया। यह बात पहले से साबित है और आगे भी साबित रहेगी कि धर्म और राष्ट्रवाद की राजनीति खोखली और फ्रॉड होती है। इसके नाम पर सत्ता में आने वाले फर्जी मामलों और छापों का सहारा लेते हैं, वोटर लिस्ट में हेरा फेरी करते हैं, विरोधी को जेल भेजकर चुनाव जीतते हैं, जांच का डर दिखाकर चंदा लिया जाता है। इसीलिए भले आज केजरीवाल सिसोदिया बरी हो गए, लेकिन यह फैसला भारत की तमाम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को शर्मसार भी करता है। उनका बरी हो जाना, उनके खिलाफ कोई सबूत ना मिलना बड़ी बात है, लेकिन यह कुछ ऐसा ही है कि पूरी इमारत को खंडहर में जिस सरकार ने बदल दिया, उस खंडहर में किसी तरह एक खिड़की बची रह गई जिससे कोई जिंदा निकल आया। फैसला यह साबित करता है कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और तानाशाह राज कर रहा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उस नरेंद्र मोदी ने गहरी साजिश रची देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, देश के सबसे योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ। हमारे नेताओं को जेल में डाला, सड़ाया, उनके परिवारों को कष्ट दिया, उनके चाहने वालों को कष्ट दिया। एक देश की सबसे उभरती हुई ईमानदार पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्म हो तो पूरे देश से माफी मांगिए। आप इस देश की प्रगति के लिए बाधा हैं, आप इस देश के उत्थान के लिए बाधा हैं, लोगों के विकास के लिए बाधा हैं। आपको यह देखा नहीं जा रहा था कि दिल्ली में स्कूल कैसे अच्छे हो रहे हैं, अस्पताल कैसे अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपके विचार और आपके गृह मंत्री अमित शाह के विचार विध्वंसकारी हैं। देश का नाश करने वाली सोच है आपकी, विकास करने वाली सोच नहीं है, नाश करने वाली सोच है। और आज उस सोच का पर्दाफाश हुआ है, आप एक्सपोज हुए हैं पूरे देश के सामने। आप केवल यह मत देखिए कि केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ सबूत नहीं मिला, यह भी देखिए कि मोदी सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने तमाम संस्थाओं को खंडहर में बदल दिया। आपको याद होगा सितंबर 2024 में जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, तब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता की धारणा से बाहर आने के लिए कहा। आज भी नहीं लगता कि केंद्र की एजेंसियां पिंजड़े से आजाद हो पाई हैं। जस्टिस उज्जवल भुयान ने कहा था कि सीबीआई देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। यह जनहित में है कि सीबीआई न केवल निष्पक्ष हो बल्कि उसे ऐसा दिखना भी चाहिए। आज सीबीआई की विशेष अदालत ने साबित कर दिया कि इस एजेंसी का हाल बहुत बुरा है। यह एजेंसी निष्पक्ष नहीं हो सकती, तभी स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने इस मामले में शामिल रहे अधिकारियों की जांच की बात लिख दी। आखिर इस रिकॉर्ड के साथ इन विभागों के अफसर खुद को आईने में कैसे देखते होंगे, घरों में बच्चों का सामना कैसे करते होंगे? क्या कभी इस बात के लिए कोसते होंगे खुद को कि उनकी क्या गत बना दी गई? बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं और विरोधी नेताओं को बिना सबूत के आधार पर जेल में डाल रहे हैं। क्या इसी ट्रैक रिकॉर्ड के साथ वे इस महान भारत का जन गण मन गाते होंगे? गाते वक्त उन्हें अपना अपराध याद नहीं आता होगा? हम याद दिलाना चाहते हैं कि जब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तब क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल कब जेल भेजे गए? जब लोकसभा चुनाव होने वाला था। 22 महीने से शराब घोटाले का मामला चल रहा था, तब मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई। जैसे ही लोकसभा का चुनाव करीब आया, गिरफ्तार किए जाते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने के सिर्फ 5 दिन बाद गिरफ्तार हो गए, 156 दिनों के लिए जेल में डाल दिए गए। बीच में लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत मिली। क्या यह सब दिल्ली लोकसभा की 7 सीटों को जीतने के लिए किया गया? अगर केजरीवाल बाहर होते तो क्या प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार के लिए शपथ ले पाते?
तो यह सरकार कैसे बनी, जरा आप उन सवालों को फिर से निकाल कर देखिए। याद कीजिए, रामलीला मैदान में जब इंडिया गठबंधन की रैली हुई तब 2 कुर्सियां खाली छोड़ी गईं। एक खाली कुर्सी केजरीवाल के लिए थी और एक हेमंत सोरेन के लिए। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। तमाम नियंत्रणों के बाद भी, किसी को जेल भेज देने, जमानत नहीं देने के बाद भी इसी समय में सारा भांडा फूट रहा है। इतने सारे पाप को लेकर गोदी मीडिया कहां जाएगा? भारत के इतिहास में अपना चेहरा वह देख नहीं पाएगा जो शराब घोटाले पर बीजेपी की लाइन पर बहस किए जा रहा था और दिल्ली में माहौल बना रहा था। इसीलिए केजरीवाल से लेकर संजय सिंह अपने बयानों में गोदी मीडिया के डिबेट को याद करते रहे, याद दिलाते रहे, बीजेपी के उन प्रवक्ताओं को ललकारने लगे जो इन बहसों में जाकर माहौल बनाया करते थे। आपको इन बातों से तकलीफ नहीं होती? आपको इन षड्यंत्रों में दिन रात आपकी पूरी ऊर्जा इस प्रकार के षड्यंत्रों में लगी रहती है? हम बार बार कह रहे थे, हाथ जोड़कर कह रहे थे कि कोई एक सबूत तो दिखाओ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, कोई एक सबूत तो दिखाओ मनीष सिसोदिया के खिलाफ, कोई रुपया मिला हो, कोई प्लॉट मिला हो, कोई गहना मिला हो, कुछ तो दिखाओ। नहीं सुनी गई हमारी बात, खूब बदनाम किया गया, हजारों टीवी शो हुए, डिबेट्स हुई, आपके प्रवक्ता आके चिल्ला चिल्ला के बदनाम करते रहे। आपने अपनी एजेंसियों को अपने हाथ की कठपुतली बना रखा है। सीबीआई, ईडी से दिन रात आप फर्जी मुकदमे दर्ज करवाने का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया चट्टान की तरह आपकी तानाशाही के खिलाफ पहले भी खड़े थे और हम लोग आपकी तानाशाही के खिलाफ आगे भी खड़े होते रहेंगे। मोदी और अमित शाह दोनों लोग कान खोलकर आप सुन लीजिए, आप इस देश को बर्बाद नहीं कर सकते। आपको इस देश को बर्बाद करने की छूट नहीं दी जाएगी। स्पेशल कोर्ट का फैसला भारत के राजनीतिक इतिहास का बड़ा मोड़ है। फर्जी मुकदमों से डरी सहमी बैठी जनता के लिए भी संदेश है, डरपोक मत बनो। किसी की कलम का ईमान जाग सकता है, किसी की स्याही से सच निकल सकता है, और आज वही हो गया। जब सितंबर 2024 में केजरीवाल को जमानत मिली, उस समय सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच में सुनवाई हो रही थी उसमें जस्टिस उज्जवल भुयान और जस्टिस सूर्यकांत थे। इस बेंच ने जमानत तो दे दी, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी को भी चैलेंज किया गया था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी। इस सवाल पर बेंच के दोनों जजों की राय अलग थी। जस्टिस सूर्यकांत, जो इस समय चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध माना, लेकिन जस्टिस भुयान ने कथित दिल्ली शराब घोटाले मामले में 22 महीनों के बाद केजरीवाल की अचानक गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। जस्टिस भुयान ने यह तक कह दिया कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी बस ईडी मामले में दी गई जमानत को निरर्थक बनाना था। अब देखिए आज क्या फैसला आया, मिलाइए उन बातों को। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं, इसलिए कह रहा हूं कि यह फैसला न्याय व्यवस्था में विश्वास को बहाल तो करता है, लेकिन उसी न्याय व्यवस्था की हालत को एक्सपोज भी कर देता है। जस्टिस उज्जवल भुयान ने कहा कि 22 महीनों तक केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया, जब उन्हें रिहा किया जाना था तभी गिरफ्तार क्यों किया गया? यहां पर उनके निर्दोष होने की संभावना है। अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या हुआ? ईडी की कोर्ट ने जमानत दी और ऑर्डर की कॉपी अभी आई नहीं कि ईडी कोर्ट चली गई और जमानत पर रोक भी लग गई। अरविंद केजरीवाल के मामले में तो कई गुना आप आगे चले गए। ईडी कोर्ट ने जमानत दे दी बगैर ऑर्डर की कॉपी के। न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार रिहाई पे आपकी ईडी ने जाकर रोक लगवा दी और जबरदस्ती नया मामला सीबीआई का बना के केजरीवाल जी को आपने जेल में रखा है। अब भी जरा सी भी शर्म है, जरा सी भी शर्म है प्रधानमंत्री जी, तो आगे बढ़िए और इस राजनीति को खत्म कीजिए। जो हमारे नेताओं को आपने जबरन जेल में रखा है, अपनी एजेंसीज को कहिए फालतू का न्यायालय में विरोध करना बंद करें। आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। हमने इस मामले में कई वीडियो बनाए हैं।
एक बार लौट कर उन सभी वीडियो को देखिएगा, कैसे अप्रूवर बनाया जा रहा था, कैसे किसी को विदेश भेजा जा रहा था, तमाशा बनाकर रख दिया गया। लेकिन गोदी मीडिया सरकार की ढाल बनकर खड़ा रह गया। अब बताइए वे अपनी करतूतों को कहां छिपाएंगे? जिंदगी के किसी मोड़ पर पलट कर देखेंगे तो सही कि वो क्या कर रहे थे। जिस मामले में कोई सबूत नहीं था, उस मामले में दिल्ली और देश की जनता को रोज डिबेट परोसा गया ताकि वह तंग आकर मान ही ले कि कुछ है तभी इतनी बहस है और केजरीवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मगर निकला क्या? कोई सबूत नहीं मिला। तरह तरह के दावे किए गए, दावेदार खड़े किए गए और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने अनगिनत आरोप लगाए। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने शराब घोटाले को लेकर कितने भाषण दिए, तब तो नहीं लगा होगा बहुतों को। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सुनिए, कम से कम यह देखने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरह धड़ल्ले से झूठ बोल सकते हैं। भाई और बहनों, राजधानी दिल्ली में हो रहे इन विकास कार्यों के बीच इंडी गठबंधन दिल्ली को तबाह करने में जुटा है। ये लोग राजनीति का लगातार पतन करने के जिम्मेदार हैं। ये लोग करोड़ों देशवासियों का भरोसा तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और हजारों करोड़ के घोटाले में जेल के चक्कर लगा रहे हैं। अरे केजरीवाल जी, अभी तो सिर्फ शराब घोटाले की जांच हुई है, 7 घोटालों की जांच बाकी है, 7 घोटालों की जांच बाकी। भाइयों बहनों, इनके जैसा निर्लज्ज व्यक्ति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा है। भ्रष्टाचार के कारण लालू जी भी जेल में गए, इस्तीफा देकर गए। जयललिता भी जेल में गई, इस्तीफा देकर गई। और मंत्री भी जेल में गए, इस्तीफा देकर गए। ये एक नेता ऐसे है जो जेल में तो गए मगर मुख्यमंत्री बने रहे। या उस मामले में उनका बयान है, ऐसे कई बयान मिल जाएंगे। लेकिन अब केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। बरी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया नहीं हुए, बल्कि वह पूरी जनता जो इस शराब घोटाले पर यकीन करने लगी, वह मीडिया जो बीजेपी की लाइन पर यकीन करता हुआ हद से आगे बढ़ गया, डिबेट करने लगा, सब के सब अपराधी साबित हुए हैं। इसलिए यह खेल पहली बार नहीं हुआ। इस खेल को जानते हुए भी इसी तरह के खेल में शामिल होना उस अपराध का हिस्सा ही होना है। सीबीआई और ईडी किस आधार पर जमानत का विरोध कर रही थी? अनुपूरक चार्जशीट पेश किए जा रहे थे, कहां से गवाह लेकर आ रही थी? यह सब उस दिल्ली के सामने हुआ जहां से अखबार और चैनलों के पत्रकारों की संख्या आप गिन नहीं पाएंगे। वहां पर यह खेल हो गया। सबने सुविधा के अनुसार आंखों पर पर्दा डाल दिया। इस खेल में न्यायिक प्रक्रियाएं भी संदेह से नहीं बच सकती। मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन ने बेल न देने को लेकर ट्रायल कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक को सुना दिया। 21 मई 2024 को हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांता और फिर 4 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने जमानत नहीं दी। 9 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ही एक बेंच का फैसला बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई ने कहा, सवाल है कि क्या ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस बात पर विचार किया कि ट्रायल में देरी हो रही है? हमारी नजर में इसे अनदेखा किया गया। कोर्ट ने कहा कि हमने महसूस किया है कि जमानत देने के मामलों में निचली अदालतें सेफ खेल रही हैं। ओपन एंड शट मामलों में भी जमानत देने के नियम की कई बार पालना नहीं होती। इसके चलते सर्वोच्च न्यायालय के पास जमानत याचिकाओं का ढेर लग जा रहा है। समय आ गया है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट समझे कि जमानत नियम है, जेल अपवाद है। 17 महीने तक जेल में रखा मनीष सिसोदिया को ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ और अब स्पेशल जज ने कहा कोई सबूत नहीं मिला। मनीष सिसोदिया के केस में 493 गवाह खड़े किए गए, तब भी सबूत नहीं मिला। ये गवाह लाए कहां से गए? तभी कोर्ट ने कहा था कि जितने गवाह हैं लगता नहीं भविष्य में ट्रायल शुरू हो पाएगा। सिसोदिया की पत्नी बीमार थी, एक एक दिन की मोहलत मिलती थी उन्हें अपनी पत्नी से मिलने के लिए। इस तरह का जुल्म किया गया। इस खेल में न जाने कितने लोग शामिल हुए और इसके बदले उन्हें कितना फायदा मिलेगा, पीढ़ियों का किसे क्या पद मिलेगा, जनता कभी नहीं जान पाएगी। इसी मामले में अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस SV भट्टी की बेंच के सामने ईडी और सीबीआई ने जो सबूत पेश किए, उसके आधार पर बेंच ने मनीष सिसोदिया की बेल की मांग खारिज कर दी थी। माना था प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए जाने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। आज स्पेशल कोर्ट को सबूत ही नहीं मिले।
इसके बाद 10 महीने तक मनीष सिसोदिया जेल में रहते हैं। 5 अगस्त 2024 को सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विश्वनाथन ने कहा ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू से कि आखिर सरकारी नीति और आपराधिकता के बीच कहां पर रेखा खींची जाए। क्या सिर्फ इसलिए आपराधिकता मानी जा सकती है कि नीति में बदलाव से कुछ थोक शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचा? कोर्ट ने एक अहम सवाल पूछा कि आप किसी नीति और भ्रष्टाचार में कैसे फर्क करते हैं। कानूनविद इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सबसे अहम सवाल यही है, शराब नीति थी जिसे दिल्ली सरकार ने वापस ले ली। जब तक आप इस तरह की डिटेल के साथ नहीं देखेंगे दिल्ली में 3 साल के दौरान क्या हुआ, इसे रिवाइंड नहीं करेंगे, आप आज के फैसले के महत्व का स्केल नहीं समझ पाएंगे। इस्राइल में या कहीं भी खुद को सुपर पावर या डियर लीडर बनने की यह चाह देश को कहां ले आई है। प्रधानमंत्री मोदी की विरासत खतरे में है। इस फैसले के बाद नहीं लगता वे अब कभी भारत में लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाएंगे, वरना ये सारे सवाल उन्हें घेर लेंगे। इन्हीं सवालों से बचने के लिए 2014 से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री मोदी मनमोहन सिंह की तरह लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। 2024 के चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए जा रहे थे और उनमें एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर 2-4 सवाल पूछने की खानापूर्ति कर दी गई, लेकिन न सवाल में धार न प्रधानमंत्री के जवाब में दम। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा एजेंसियां स्वायत्त हैं। आज उनकी एजेंसियों की स्वायत्तता की पोल खुल गई है। मैं निसंकोच रूप से कहना चाहता हूं, लाग लपेट नहीं रखता हूं, और मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ों से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे के रखी है। सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी। हां, वो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी के लिए काम करे, ये मेरी सूचना है। और आदरणीय सभापति जी, मैं फिर देशवासियों को कहना चाहता हूं, कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बच करके नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते थे। उन्होंने कहा बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से दिल्ली छीन ली, अब उसे पंजाब, गोवा, गुजरात में आपकी जरूरत है ताकि कांग्रेस का उभार ना हो। पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा कोई राजनीतिक दल नहीं, वह एक इच्छाधारी नाग है जिसके पास रूप बदलने की शक्ति है। उसका एक ही जुनूनी लक्ष्य है, कांग्रेस को हराना और कांग्रेस मुक्त भारत बनाना। इस लक्ष्य के लिए वह किसी भी स्तर तक गिर सकती है। 12 वर्षों तक उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जहर उगला और अब नरेंद्र मोदी स्वयं उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वह भी सम्मान के कारण नहीं बल्कि कांग्रेस पर वार करने के लिए। चुनाव आ रहे हैं, इसलिए पटकथा भी एकदम अनुमानित है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामलों में अचानक तेजी आएगी। पी चिदंबरम जी को फिर से सुर्खियों में घसीटा जा रहा है क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर उनके आम आदमी पार्टी में सुविधाजनक सहयोगियों और अन्य लोगों के खिलाफ चल रही कार्यवाहियां गुजरात और पंजाब चुनावों के मद्देनजर चुपचाप ठंडी पड़ जाएंगी। यही भाजपा का असली खेल है, प्रतिशोध को शासन बनाना और जांच एजेंसियों को चुनावी औजार की तरह इस्तेमाल करना। 2024 के चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, उसे सुविधाजनक सहयोगी कह रही है। इसे भी समझने की जरूरत है। लेकिन पवन खेड़ा की आलोचना आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी की राजनीति और एजेंसियों के इस्तेमाल की भी है। एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल व्यापक तो हो गया है और इसका इस्तेमाल करने वाला किसी भी दल को अपने हिसाब से हाँक रहा है। 2 विरोधी दलों में अविश्वास पैदा कर देता है। विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड इसी काम आ रहा है। कांग्रेस को इस बात को लेकर संदेह है कि आप नेता को बरी किया जा रहा है और उसी समय पी चिदंबरम के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस खोला जा रहा है। एयरसेल, मैक्सिस डी और आईएनएक्स मीडिया के मामले में सीबीआई जांच कर रही थी और अब इसमें ईडी भी आ गई है। इसी आईएनएक्स केस में चिदंबरम की रात में गिरफ्तारी हुई। सीबीआई के अफसर ऐसे उनके घर की दीवारों से कूदते हुए गए गिरफ्तार करने जैसे चिदंबरम उसी रात हेलीकॉप्टर से दिल्ली छोड़कर विदेश जाने वाले थे। 106 दिनों तक चिदंबरम जेल में रहे। तो एक मामले में पोल खुलती है, उसके पहले ही दूसरे मामले की तैयारी हो जाती है। इस तरह से आम जनता पर खबरों और घटनाओं का विस्फोट किया जाता है ताकि आप समझ ही ना पाएं हो क्या रहा है और थक हार कर सरेंडर कर दें कि कुछ तो गड़बड़ है, तभी विपक्ष के नेता पकड़े जा रहे हैं।
जबकि सच्चाई आप भी जानते हैं और जानते हुए भी किसी अनजाने डर से चुपचाप देखते रह जाते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।